हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट नंबर 32 की, जिसमें मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के संगम का एक 28 क्वेश्चंस का पार्ट रखा है। इसमें मैंने वो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं, जो आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए छोटा सा टास्क है। इन 20 क्वेश्चंस में से हम आपको तभी जानेंगे जब आप इनमें कम से कम 10 क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में अपन अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आज की अपन सीरीज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी किससे संबंधित है। आपको बताना है जो इकोलॉजी सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो किससे संबंधित है। नंबर 1 अस्थिपंजरों से, 2 कीट पतंगों से, 3 जीव पर्यावरण से सहसंबंधों से, और नंबर 4 मौसम से। तो आपको बताना है जो इकोलॉजी वो किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जीव पर्यावरण से सह संबंधों से। यानी कि जीवों के जो पर्यावरण में जो जीव जितने भी जीव पाए उनके आपसी सह संबंध से, यानी कि जीवों का पर्यावरण के प्रति क्या सह संबंध है, उसी को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहिनी विहीन ग्रंथियों जिनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं के श्रावण को क्या कहते हैं। नंबर 1 रस, 2 हार्मोन, 3 घोल और 4 उत्सर्जन। तो आपको बताना जो डक्टलेस ग्लैंड्स के श्रावण को क्या कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको डक्टलेस ग्लैंड या फिर वाहिनी विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्म बंधन पर एक न्यूरॉन से होकर दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संवहन करता है क्या कहलाता है। नंबर 1 एसिटिलकोलिन, 2 ग्लोबुलिन, 3 एंटीरोकाइनिन और 4 एटीपी। तो बताना है कि वह पदार्थ ऐसा पदार्थ को जो प्रेरणा के युग्म बंधन पर एक न्यूरॉन से होकर दूसरे न्यूरॉन में संवहन की क्रिया संपन्न करता है, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन 1 एसिटिल कोनिन कहा जाता है। यानी कि उसको क्या कहते हैं, एसिटिल कहने का मतलब जो एक न्यूरॉन कोई भी अगर युग्म बंधन है किसी पदार्थ के अंदर, युग्म का जो बंधन होता है आपस में एक दूसरे के उनका जुड़ाव होता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संपर्क करता है, उनमें जो संवहन की क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, एसिटिल कोनिन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बात करें एटीपी की तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है। आपको बताना है कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट होती है, उसी में कौन सा विटामिन हमें को मिलता है। नंबर 1 विटामिन ए, 2 विटामिन बी, 3 विटामिन सी और 4 विटामिन डी। तो आपको बताना है जो सूर्य के प्रकाश से सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 4 विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी हमें सूर्य से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। बात करें विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम होता है, और इसकी वजह से हमारे दांतों का सड़ना होता है या रिकेट्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल होता है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कहने मतलब रात के समय हमें बहुत ही कम दिखाई देने लगता है। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, रेटिनोल की कमी हो जाती है, तो हमें रात्रि में हमें रतौंधी नामक रोग होता है, जिसकी वजह से रात्रि में बहुत ही कम दिखाई देता है। बात करिए ऑप्शन 2 विटामिन बी की, तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ओके फ्रेंड, बात करिए ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से स्कार्बी रोग होता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम एस्कोर्बिक एसिड होता है। ओके फ्रेंड, और इसकी कमी से हमारे दांतों और मसूड़ों में क्या था, खून बहना स्टार्ट होने की पायरिया बीमारी हो जाती है एक तरह से। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। नंबर 1 थायमिन, 2 रेटिनोल, 3 फोलिक एसिड और 4 राइबोफ्लेविन। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स इनमें से वो है जो विटामिन बी समूह से
संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रेटिनोल, क्योंकि रेटिनोल होता है वो विटामिन ए ग्रुप का समूह होता है, थायमिन होता है विटामिन बी, फोलिक एसिड होता है वो विटामिन B9 जिसकी कमी से एनीमिया या फिर पेचिस रोग हो जाता है। और राइबोफ्लेविन की बात करें तो विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी वजह से हमारी आंखें लाल होना स्टार्ट हो जाती हैं या त्वचा में जीवा फटने लग जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पराग की सुग्राहिता संवेदनशीलता क्या कहलाती है? नंबर 1 पीलिया, 2 अति तनाव, 3 आधासीसी और 4 शुष्क घास ज्वर या जिसको हे ज्वर भी कहा जाता है। तो आपको बताना चाहिए संवेदनशीलता किसे कहते हैं, पराग की संवेदनशीलता सुग्राहिता किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन 4 शुष्क घास ज्वर या हे ज्वर इसको कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में जाना जाता है? नंबर 1 गोंद, 2 रेजिन, 3 लेटेक्स और 4 लाख के रूप में। कि नेचुरल फॉर्म की अगर रबर की नेचुरल फॉर्म की बात करें तो किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 लेटेक्स के रूप में इसको जाना जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से पौधों को उनके उच्च नाइट्रोजन मिश्र अंश के लिए मूल्यवान माना जाता है? नंबर 1 अनाज, 2 सूरजमुखी, 4 कमल और 4 है फलियों वाले। तो आपको बताने में कौन सा ऐसा में से पौधे हैं जिनको उच्च नाइट्रोजन मिश्र अंश के रूप में जानते हैं कि नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन के अंश मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 फलियों, यानी जो फलीदार जितनी भी सब्जियां होती है, फलीदार जितने पौधे होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 फलियों वाले पौधे। ओके फ्रेंड, बात करें सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम होता है हेलियंथस एनेसिस का बॉटनिकल नेम होता है। बात करें कमल की तो नीलम्बिया न्यूसिफेरा या फिर इसको नीलम्बियम स्पेक्योसम्बिस को कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पादप रोग जिसकी स्वयं संक्रामक में एवं जिसका इलाज असंभव है, जो एक पौधों तक स्वयं नहीं पहुंच पाता बल्कि सफेद मक्खी द्वारा पहुंचता है, यानी कि आपको उस पादप रोग का नाम बताना है जो संक्रामक बीमारी होती है जिसका इलाज इम्पॉसिबल है, लेकिन वो होता है वो जब भी कोई एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं पहुंच पाता, लेकिन अगर पहुंचता है तो उसका माध्यम सफेद मक्खी होती है। तो नंबर 1 ऑप्शन है आलू का झुलसा रोग, 2 तंबाकू का वायरस मोजेक रोग, 3 मटर का डाउनी में मिल्ड्यू रोग और 4 गेहूं का कंडुआ रोग। तो आपको बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 तंबाकू का मोजेक वायरस, यानी कि TMV रोग जिसे अपन कहते हैं टोबैको मोजेक वायरस रोग, जिसकी वजह से सफेद मक्खी इसका वाहक होती है। एक संक्रामक बीमारी होती है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी ना किसी अपने यानी खुद से एक दूसरे में नहीं पहुंचता, लेकिन इसके पहुंचने का माध्यम क्या होता है? सफेद मक्खी होती है। ओके फ्रेंड, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक किस प्रकार का वेस्ट पदार्थ है कि अपशिष्ट पदार्थ है? नंबर 1 जीवों द्वारा विघटनीय या डिग्रेडेबल प्रदूषक, 2 जीवों द्वारा अविघटनीय प्रदूषक, 3 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता रहे हैं कौन सा प्लास्टिक एक अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जीवों द्वारा अविघटनीय प्रदूषक। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के सल्फेटों के कारण पानी में उत्पन्न स्थायी कठोरता दूर की जाती है? नंबर 1 सल्फोनेट विधि से, 2 नाइट्रेट विधि से, 3 जियोनाइट विधि से और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की सल्फेट जो कि पानी में जो इसकी स्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो उसके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जियोलाइट विधि से। तो 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जियोलाइट विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके घोल द्वारा अम्लता पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को रंगहीन किया जा सकता है? नंबर 1 सोडियम सल्फाइड के, 2 फेरिक सल्फाइड के, 3 सोडियम नाइट्रेट के, 4 पोटेशियम सल्फेट के। तो आपको बताना है कि जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से रंगीन किया जाता है इसके किसका यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सोडियम सल्फाइड के, यानी कि सोडियम सल्फाइड के घोल द्वारा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को रंगीन किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू व ग्रेप फ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? नंबर 1 साइट्रिक एसिड, 2 टार्ट्रिक एसिड, 3 एस्कॉर्बिक एसिड और 4 लैक्टिक एसिड। तो आपको बताना जो नींबू ग्रेप फ्रूट होती है उनमें मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 साइट्रिक एसिड होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरका किसका जलीय विलयन है? नंबर 1 ऑक्जेलिक अम्ल का, 2 नींबू की अम्ल का, 3 एसिटिक अम्ल का और 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का।
तो आपको बताना है सिरका किसका जली विलेन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एसिटिक अम्ल का। बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्वांटम संख्याओं में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉन की अवस्था को बताने के लिए आवश्यक है? नंबर 1 मुख्य प्रिंसिपल संख्या, 2 द्विगंशी क्वांटम संख्या, 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या और 4 स्पिन क्वांटम संख्या। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 स्पिन होता है, यानी कि कोई भी जो क्वांटम संख्या होती है से एक जो स्पिन होती है वो एक इलेक्ट्रॉन की अवस्था को बताने के लिए आवश्यक होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 0 डिग्री सेल्सियस वाली 100 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान के 200 ग्राम पानी में मिला दिया जाए तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? अब जबकि बर्फ की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो 80 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। ऑप्शन 1 है 35 डिग्री सेल्सियस, 2 45 डिग्री सेल्सियस, 3 60 डिग्री सेल्सियस, 4 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके फ्रेंड, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, +2d पावर का लेंस -d पावर के लेंस के संपर्क में रखा जाता है, यह लेंस युग्म निम्नलिखित में से किसके भांति कार्य करेगा? कहने का मतलब +2 डायरेक्टर पावर का लेंस अगर -1 पावर डायरेक्टर पावर के लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो उसकी किस प्रकार से व्यवहार करेगा? नंबर 1 अभिसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी है 0.5 सेंटीमीटर, 2 अपसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी है 0.5 सेंटीमीटर, 3 अभिसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी है 1 मीटर और 4 अपसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी है 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अभिसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ओके फ्रेंड, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? नंबर 1 4.2 जूल, 3 4.2 इंटू 10⁻² जूल, 3 4.2 इंटू 10⁻³ जूल और 4 4.2 इंटू 10⁻4 जूल। तो आपको बताना है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 4.2 इंटू 10⁻³ जूल 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तरंगे पोलराइज्ड नहीं की जा सकती है, यानी ध्रुवित नहीं की जा सकती है? नंबर 1 रेडियो तरंगे, 2 अवरक्त तरंगे, 3 दृश्य तरंगे, 4 एक्स तरंगे। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी तरंगे जो ध्रुवित नहीं की जा सकती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दृश्य तरंगे, यानी कि दृश्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक कमरे में चालू फ्रिज के द्वार को खोल कर रख दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या इफेक्ट होगा? आपको पूछा गया कि कोई भी एक कमरा है, उस कमरे में एक फ्रिज रखा, चालू फ्रिज है, उसके दरवार को खोल के कमरे को बंद कर दिया जाता है तो कमरे के टेम्परेचर की क्या भी इफेक्ट पड़ेगा? तो नंबर 1 बढ़ जाएगा, 2 कम हो जाएगा, 3 पहले जितना ही रहेगा, 4 काफी कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बढ़ जाएगा। कहने ये इसीलिए होगा क्योंकि जब भी अपन किसी एक फ्रिज को अगर कमरे में रखकर उसको द्वार खुला छोड़ देते हैं तो उसकी जो उसमें जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है वो उस कमरे के टेम्परेचर की उसमें मिल जाती है और उसके टेम्परेचर को ठंडा करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा देती है। ओके फ्रेंड, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो किसी फैमिली मेम्बर या किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप जितनी ज़्यादा अपने सोशल मीडिया ग्रुप में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे इतना सा होगा कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा जो मोटिव है वो उन तक पहुँच पाएगा और मुझे अच्छा लगेगा और मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बिल्ड होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं या यहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन कर सकते हैं। तो साथ में ही इसके जितने पिछले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना के उसमें जाके देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, तो लास्ट में इतना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और न्यू स्टूडेंट्स वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले जितने वीडियोज उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और डिफरेंस जल्द ही मैं आपके लिए NCERT बेस्ड कंप्लीट जनरल साइंस लेके आ रहा हूँ जिसमें हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे और अपने GS नॉलेज को इतना ज़्यादा गेन करेंगे कि आने वाले जितनी भी एग्जाम्स होंगी उनको आप आसानी से कवर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।